जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हर बार की तरह मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, हम इस करंट अफेयर सेशन पे जो कि वीकली करंट अफेयर है और इसमें अक्टूबर माह के कुछ अंतिम और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा करेंगे जो कि हमारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो ये अक्टूबर की ही बात है, जिसको जो है ये 7वां संस्करण है। भारत और कजाकिस्तान किसके बीच में? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए, अच्छा कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें भारत की सेना इकाई जो है वो भाग लेगी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस प्रकार से कि हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की सेना मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2023 का 7वां संस्करण शुरू किया है ना। 7वां काजिद 2023 युद्धाभ्यास आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर कजाकिस्तान में किया जाएगा। उद्देश्य दोनों के मध्य रक्षा सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न साथियों बहुत सारे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का संकलन, इन प्रश्नों का जो बोला जा सकता है कि वेरिएशन जो है वो हमें पता होना चाहिए। जो आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हैं कि एक ये थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। जैसे कि है आपका डेजर्ट नाइट, किस देश के साथ आपका ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस, समझ सकते हैं आप, डेजर्ट नाइट। उसके बाद है आपका गरुड़, तो भारत और फ्रांस के बीच में पुनः हो रहा है। ठीक है, बोंगो सागर, बोंगो सागर जो है वो बांग्लादेश और आपका भारत के साथ जो है किया जा रहा है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में किया जा रहा है युद्धाभ्यास। और जो इंद्र है वो भारत और रूस के बीच में किया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं जगह भी दे देता हूं और जो है आपका इसका पीडीएफ जो है आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, कहां तो आपके एसएससी कोको एसएससी में आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इंटरनेशनल अगर हम गेम्स के बारे में या जो है स्पोर्ट्स सेगमेंट में देखें तो ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2023 में ही रग्बी वर्ल्ड कप खेला गया। रग्बी कैसा गेम होता है देखा होगा आपने, है ना। थोड़ा सा अगर देखें तो जैसे कि फ्री स्टाइल गेम्स होते हैं, जैसे आपका कौन सा हो गया, ये फ्री स्टाइल बॉक्सिंग होता है, ये सब सारे गेम्स जो है बहुत खतरनाक होते हैं। तो वैसे ही रग्बी है, रग्बी जो है वो ग्राउंड गेम है, लेकिन आपका इसमें धावक जो है, इसमें जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी जो है आपका बहुत धाकड़ होते हैं। और धाकड़ होने के साथ देखा जाए तो इसमें बहुत क्षति पहुंचती है, एक दूसरे को ढकेलना पड़ता है इसमें। खैर, तो मैं बताना चाहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि न्यूजीलैंड को 12-11 से हराया, मात्र 1 गोल का अंतर, और हराकर दक्षिण अफ्रीका रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये खिलाड़ी कितना उत्साहित, प्रफुल्लित और खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए अपना रुख अगले प्रश्न की ओर लेकर जाएं। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हैं कि भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस मतलब नेशनल यूनिटी डे किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में दिख चुके होंगे, भारत के, इंडिया के, आपके आयरन मैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें, है ना। साधुपेट गुजरात में जो है आपका इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, है ना। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है, उसकी हाइट क्या है।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। क्लियर है? चलिए, तो और इसके जो है हमने फैक्ट्स देख लेते हैं कि कहाँ गया भाई। देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को भारतीय नेता, फिर से वही लिखा गया, सॉरी, 2023 में वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जो है आपका जयंती मनाई गई है। ठीक है, कौन सा? 148th 1950 में 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आकस्मिक निधन हो गया था, स्वास्थ्य खराब हुआ था इनका, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को एकजुट करना, समाज के उत्थान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को अवगत कराना। अगर हम बात करें, ये 2014 से जो है आधिकारिक रूप से इस मतलब दिवस को मनाने का फैसला लिया गया है। और दूसरी बात और बता रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब हमारे स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने आपका मेनन साहब के साथ मिलकर, आप जब आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय एकीकरण या भारत का एकीकरण के लिए जो है 3 पर्सनालिटी सामने आते हैं। एक है मेनन, उनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है, एकदम तुरंत दिमाग में आ नहीं रहा है, और मैं नेचुरल पढ़ाता हूं, मेरे को किसी भी प्रकार से ज़्यादा कटिंग लेना पसंद नहीं है। खैर, तो मेनन और आपका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, जब भारत को एकीकृत किया जा रहा था, सभी प्रिंसली स्टेट्स और आपका जितने भी आपका प्रिंसली स्टेट मतलब कि जो राजाओं महाराजाओं के अधीन जितने भी स्टेट्स थे उनको मिलाया जा रहा था, तो उसमें अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपने आप में बहुत बड़ी एक भूमिका रही है। ठीक है, खैर, तो आप इसको समझ सकते हैं और इसका स्टैटिक पोर्शन एक बार देख लीजिएगा आप। अब मैं बताना चाहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के नडियाड में इनका जन्म हुआ था। और 15 दिसंबर, मैंने कहा था 15 दिसंबर 1950 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, स्वास्थ्य खराब की वजह से। और भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, 1947 में जब मंत्रिमंडल गठन हुआ था तो उस समय इनका दर्जा था उप प्रधानमंत्री का। ठीक है, और जो है भारत के राष्ट्र संघ को बनाने में अपने आप में ये बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, आयरन मैन, और आपका लौह पुरुष की इनको उपाधि दी गई है। क्लियर है? तो इतना हमको समझना है। आगे बढ़े, आइए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो रिलायंस के जो चेयरमैन है, जो संस्थापक हैं और चेयरमैन देख सकते हैं आप, चेयरपर्सन नीता अंबानी को क्या दिया गया है? आपका ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। ठीक है, चुनिंदा शख्सों को ये प्रदान किया जाता है और इन्हें प्रदान किया गया है, आप देख सकते हैं, ये रहा सामने। ठीक है, आगे बढ़ें। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जो है आपका किया गया कार्य, इसके लिए दिया जाता है, सामाजिक उत्थान के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, नन अदर देन हमारे पूर्व कप्तान, भारत के क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी को जो है SBI का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देख सकते हैं माही। ठीक है, तो अब जो है ये SBI को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ लिखाया हुआ है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी SBI मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन इसके श्री दिनेश कुमार खरा जी जो है इसके चेयरमैन है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बोलेगा कि नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1955 में। ये जरूर याद करिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। और मैं हमेशा RBI के बारे में आपको अपडेट करता हूं। पिछले सत्र मैंने अपडेट किया था। आप लोग बताइए कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये प्रश्न में तुरंत आप जो है क्वेश्चन दें, इसका RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कि दक्षिण
दक्षिण अमेरिका के देश आपका एक है आपके बोलाविया नाम के, उस देश में इसे बनाया गया है। ये सामने में लिखाया हुआ है। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 4000 मीटर ऊंचा है। गूगल करके तुरंत देखो इसको। रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के द्वारा इसे बनाया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है। तो पदक तालिका में आपको दिखाई दे गया होगा कि 5वां स्थान है, 5th पोजीशन है। ठीक है, कौन सा पोजीशन है, तो 5th पोजीशन में है। देख सकते हैं पहले में हमेशा की तरह चाइना है, फिर ईरान है, फिर जापान है, साउथ कोरिया है और इंडिया है। लेकिन इंडिया है तो, लेकिन ये अपना ही जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार 111 पदक जो है उसने लेकर कीर्तिमान रच दिया है। ये देख सकते हैं आप। द 4th एशियन पैरा गेम्स कहाँ हुआ है, तो चीन के हांगझाओ में हुआ है। ठीक है, वहाँ जो है आपके एशियन गेम्स भी चल रहे थे, वहीं ये हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे। कितने, 111 मेडल्स फॉर इंडिया, और अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। सबसे ज्यादा इस बार जो है इन्होंने पदक भारत में लेकर आए हैं, और आगे इससे और उम्मीद होगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। आप पैरा एथलीट्स को मेहनत करते हुए जरूर देखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि चीन हांगझाओ में आयोजित 4th एशियाई पैरा खेलों में 2022 में भारत पदक तालिका में 5वें स्थान में था। 29 स्वर्ण, 3 रजत और 51 जो है आपका कांस्य पदक इसने जीता है। ठीक है, उसके बाद जो है 4th खेल है ये हमारा। कुल देश कितने शामिल थे, तो 44। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, तो फेई फेई इसका जो है शुभंकर रहा है, मतलब आपका मैस्कॉट रहा है। और आयोजन हांगझाओ में हुआ था, ये जरूर पूछेगा, याद रखिएगा, फेई फेई। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मनाया गया है। तो बताओ ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, और इसकी खबर आप लोगों ने सभी जगह सुनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। और इसी क्रम में ये मणिपुर के मैताई जनजातियों द्वारा, मतलब ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब जो है मणिपुर में, आप देखोगे तो मैताई जनजाति रहती है और आपका कुकी जनजाति रहती है। इन्हीं लोगों के मध्य जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैताई बोलता है कि मैं पहले से यहाँ रहता हूँ, मेरी जनसंख्या ज़्यादा है, और बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो सरकार का विषय है। और अफस्पा को जो है अफस्पा मतलब होता है आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट के तहत जो है आपका वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन जितनी मैंने बात कही, ये जल्दी से जल्द सॉल्व होना चाहिए, और यहाँ से ट्राइब से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मणिपुर में बनाया जाता है क्या आपका, तो मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार। क्लियर है, आइए स्क्रीन पे और देखते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि मेरा हाउ चोंगबा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी संस्कृतियों का ये त्योहार है। और लाई हरोबा यहाँ और मनाया जाता है। कांग महोत्सव, संगाई महोत्सव, कूट महोत्सव, चिरोबा महोत्सव, इस प्रकार से ये महोत्सव जो है मनाए जाते हैं, जहाँ से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि अधिकतर हम पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 4 मुख्य जनजातियां हैं। कौन कौन सी 4 प्रमुख जनजातियां पता है आप लोग को? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। जरवा, सेंटलीज, ओंज और शैम्पेन जनजाति। ये जनजातियां जो है बहुत ही आद्य जनजाति है, मतलब स्टोन एज के समय से वैसे ही निवास कर रही हैं। ठीक है, जब इनकी जनगणना की गई तो ये देखा गया, ये पाया गया कि इन लोगों के लिए फूड्स जो है, खाने के सामान जो है छोड़े जाते थे समुद्र में, और इन लोग जब आते थे तब इन लोग की काउंटिंग की जाती थी। मुश्किल से किसी जनजाति में 250 लोग हैं, तो 300 लोग हैं, तो 400 है, तो 500 है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वर्तमान में भी वो स्टोन एज पाषाण अपनी जीवन काल जो है वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। तो वैसे ही शेड्यूल ट्राइब से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार देखें हम, तो आपका भील जनजाति सबसे बड़ा जनजाति है भारत में। दूसरा जनजाति की तरफ जाएंगे कि सेकंड नंबर में कौन है, तो गोंड जनजाति है ना। वैसे ही बहुत सारी जनजाति, जैसे कि आप झारखंड जाएंगे तो आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाला पठार वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो है आपका संथाल जनजाति रहती है, वहाँ पर उरांव जनजाति रहती है, वहाँ पर जो है आपका हो जनजाति रहती है। वो तो इन सभी जनजातियों से है जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो मणिपुर में याद रखना है कुकी और मैतेई जनजाति। क्लियर है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नौसेना के 8 अफसरों, भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। हमारे सैनिकों के ऊपर अगर बात आती है तो हम बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। से तात्पर्य यह है साथियों कि कोई देश
कैसे हमारे नौसैनिकों को इस प्रकार की सजा में जो है इन्वॉल्व कर सकता है। मौत की सजा एक बहुत बड़ी सजा होती है। तो खैर आ जाइए, तो आप लोग को बता दूं कि कतर में जो है 8 नौसैनिकों को क्या कर दिया गया है, आपका मौत की सजा सुनाई गई है। तो इसका विरोध कर रहे हैं भारत के लोग, और आप लोग इसमें क्या राय रखते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे करिएगा। अगला है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो ये जो रितिका हुड्डा है ना, ये अंडर 23 के जो एरिया में है, किसमें कहा मैंने, अंडर 23 में जो है आपका कुश्ती में ये स्वर्ण पदक जीती है। कहाँ हो रहा था, तो अल्बेनिया की राजधानी तिराना में ये आयोजित हो रहा था, और यहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हमारे यहाँ की शेरनी है ये, क्या नाम है इसका, तो रितिका हुड्डा। क्लियर है। तो ऐसे ही जैसे नाम है आप लोग का, तो ऐसे ही नाम आप लोग सिलेक्शन लें जल्दी से। आप सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। अब आप जब सफल होंगे तो ज़रूर आप लोग बताइए कि मैं सर इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ या इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। तो यहाँ आप देंगे तो मैं प्रॉपर जो है उन लोग का पीपीटी में अपने रख के फोटो देके कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न है, भारत में पैदल सेना दिवस इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है। तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है पैदल सेना दिवस। पैदल सेना दिवस की बात करें तो 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान सेना लश्कर का आक्रमण हुआ था, और इसी को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। क्लियर, अगला बढ़े। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है, मतलब राजशाही प्रथा। अब देखेंगे तो आप अधिकतर देश यहाँ देखेंगे जहाँ आपको राजशाही प्रथा दिखाई देगी, लेकिन याद रखना है कि मलेशिया के ये क्या बने हैं, नए राजा बने हैं, जिनका नाम क्या है, इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मलेशिया के शाही परिवारों ने किसे चुना है, तो आपका इब्राहिम सुल्तान सिकंदर आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। हाल ही में रॉबर्ट फीको किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो कहाँ के नियुक्त किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये यूरोपीय देश है आपका स्लोवाकिया। स्लोवाकिया क्या है, तो यूरोप महाद्वीप में है। इसकी कैपिटल क्या है, तो ब्राटिस्लावा है, और आपका स्लोवाक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करेंसी यहाँ की यूरो है। तो कहाँ के हैं ये, तो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित स्लोवाकिया के क्या बने हैं, तो आपके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है, याद रखोगे। चेकोस्लोवाकिया ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं ना, तो जबान पलटती नहीं है। ठीक है, खैर तो आपका इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे जी को जो है बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। हमारे भारत देश के ये निवासी है इंद्रमणि पांडे जी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं भारत के, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ये मुख्य रूप से बे ऑफ बंगाल में जितने भी आपके देश हैं उनको जो है क्या देता है, संरक्षण एवं संवर्धन और सभी प्रकार की विकास की जो है प्रक्रिया करता है। विकास मतलब कि आपका आर्थिक दृष्टिकोण से हो या आपका राजनीतिक दृष्टिकोण से हो। ठीक है, तो 1997 में ढाका में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई है, 1997 में। बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती सीमा के देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, और ये भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान का जो है इसमें पार्टिसिपेशन है। क्लियर, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार देखा जाए तो हमारा ये किसके याद में किया बनाया जाता है, ये याद रखना है सबसे पहले। तो जोनास स्कॉट के जन्म के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये बहुत बड़े आपके मतलब साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने आपका पोलियो के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। क्लियर साथियों, अब जो है हम क्या करते हैं, वापस पिछले रिवाइज करते हैं। हाल ही में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, तो ओडिशा के बने हैं, आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ मिजोरम की भी बात की गई थी, तो मिजोरम के भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, सॉरी मिजोरम नहीं, त्रिपुरा के जो है आपका राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं क्या नाम है इनका, तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। और ये स्टैटिक पोर्शन लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। किस राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला है हमारा सामने में
आयरन बीम मिसाइल के प्रणाली का परीक्षण कौन सा देश कर रहा है? तो इजराइल बनाया है। यही आयरन बीम प्रणाली है जिसके माध्यम से 5000 हमास के छोड़े गए रॉकेटों को इसने ध्वस्त किया था और मात्र लगभग 2000 जो है आपका मिसाइल जो है वो धरती छू पाए थे। ठीक है, तो इसका परीक्षण और अच्छे तरीके से किया गया है। क्लियर। अब 5000 छोड़ेगा थोड़ी ना बचेगा भाई, उसमें से बच ही जाएगा कोई ना कोई। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम दिया गया है। तो अपार आईडी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स का बनेगा क्या? तो सभी का बनेगा आईडी। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा तिरंगा जो है अमृतसर में बनाया गया है। जैसे देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? तो अमृतसर में। कौन थे? तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने बताया। कितने फीट का है? तो 418 फीट। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, जिसमें जो है किसी भी प्रकार से इंटरनेट और ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोका जाएगा। सभी देशों के कोलैबोरेशन से, मतलब सभी देशों की जो एजेंसियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं कहाँ? तो 19th एशियन गेम में। तो इसमें हमने प्रश्न किया था कि भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जो है 107 पदक जीते। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कौन से स्थान में रहा है भारत? तो भारत रहा है फोर्थ आपका पायदान में। पैरा में जो है वो 5वें में है और इसमें जो है आपका 4थे में है। ठीक है, तो आपका चीन, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर उसके बाद भारत, टोटल 108 से 107 पदक जीता इन्होंने। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये जो थे आपके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक थे। 2022 में हुए एशियन का गेम का कौन सा संस्करण था? तो 19th नंबर का था। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी कहाँ हुआ था? हमारे यहाँ ही हुआ था, देख सकते हो आप। क्लियर। अगला है 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हांगझाओ में किया गया था। क्लियर। उसके बाद जो है आपका नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका? तो 88.88 मीटर फेंका था। 19वीं एशियाई गेम का स्लोगन क्या है? तो हार्ट टू हार्ट फ्यूचर इसका जो है आपका स्लोगन है। एशियाई खेल में पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आपका पहली बार 1951 में किया गया था और उस समय 11 देश शामिल थे। हमारे भारत में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, उसके बाद 10वां है कि इसका जो है आपका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है कांग कुंग, लियान और चेन। ये देख सकते हैं इन लोग का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतने प्रश्न किए थे। हमारा सत्र यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका जल्द ही नवंबर के करंट अफेयर आपके पास पहले सप्ताह के पहुंचेंगे अगले संडे को। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।